हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीए शीतल राव चौहान और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सीए चौहान जी। मैं आपको बता दूं, आज का ये वीडियो है, ये सारा ही कैश ट्रांजेक्शन्स के ऊपर है। तो मैं आपको वीडियोस में बताऊंगी कैश में क्या क्या ट्रांजेक्शन्स अगर आप करते हैं तो क्या क्या पेनल्टी हो सकता है और आप इसको कैसे आप इससे बच सकते हो। तो आप प्लीज़ ये वीडियो शुरू से एंड तक ज़रूर देखें, ताकि अगर आप इस कैश ट्रांजेक्शन में कोई भी एक ट्रांजेक्शन में अगर आप इन्वॉल्व हो तो आपको समझ में आ जाए कि आपको क्या नहीं करना है। और अगर आप क्या करने वाले थे, मतलब कुछ अगर वैसा मान लीजिए कैश में आप बैंक में डिपॉजिट करने वाले थे, तो मैं आपको बता दूंगी कि कितना तक आपको करना है, कितना तक नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो आप शुरू से एंड तक ज़रूर देखें। चलिए, ये सबसे जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि कैश में हम लोग क्या क्या ट्रांजेक्शन्स करते हैं। ठीक है, चलिए, सबसे पहला कैश में हम लोग क्या क्या करते हैं, आप ही आंसर कर पाओगे। सबसे पहला, कैश में हम लोग का डे टू डे लाइफ में क्या होता है, हम लोग सेल करेंगे तभी हमारे पास कैश आ सकता है। ठीक है, अभी पहले बात करते हैं कैश आता कैसे है। सेल करके आ सकता है, अगर हम लोग किसी से लोन लेंगे तब आ सकता है, हम लोग बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तब आ सकता है। ठीक है, अब कैश जाएगा कहाँ? अगर आप सेल करके ला रहे हो तो माल खरीदने के लिए भी जा सकता है, तो एक्सपेंसेस वो आपका कुछ भी हो सकता है, परचेज, ड्राइंग, कुछ भी। ये गोल्ड भी आप खरीद सकते हो, कुछ भी। ठीक है, लोन आपने लिया है तो आप लोन दे भी तो सकते हो, है ना। आपने बैंक में डिपॉजिट किया है तो आप बैंक में विड्रॉ भी कर सकते हो, है ना। एक चीज़ मैं और बोल रही हूँ, ये एक्सपेंसेस में क्या पता ये आपका इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है ना। एक्सपेंसेस में आप लैंड खरीद सकते हो, ज्वेलरी खरीद सकते हो, मैंने जो बोला, है ना। फिर और भी कार वार ये सब आप खरीद सकते हो। इतना सारा चीज में कैश ट्रांजेक्शन था, इसका मतलब ये हमारे पास जितना भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं हमारे पास ऑप्शन होता है, या तो हम लोग उसको पक्का में करें या तो हम लोग कच्चा में कैश में मतलब कर दें, है ना। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैश में आप लोग क्या क्या ट्रांजेक्शन, जैसे कि ये सेल करोगे तो कितना तक आप कैश में ले सकते हो, आप लोन ले रहे हो तो आप कितना तक ले सकते हो, बैंक में डिपॉजिट है तो कितना तक कर सकते हैं। मतलब ये सारा चीज मैं आपको कहाँ से मैं बता रही हूँ कि आप कितना तक कर सकते हो, मैं भी तो कहीं से बता रही होंगी। तो मैं आपको बताता हूँ, एज पर इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट हमें बताता है कि अगर इससे ज़्यादा किया तो आपके ऊपर पेनल्टी लगा दिया जा सकता है, और या फिर वो एक्सपेंसेस को डिसअलाउ कर दिया जा सकता है। इसका मतलब ये है उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ क्या क्या है, वन बाय वन। मैं ये वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं लेकिन फुल डिटेल में बनाऊंगी। ठीक है, और मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगी। पहले हम बात करते हैं सेल का, जैसे मैंने सेल के ऊपर बोला, तो हम पहले सेल का स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने इमोजी भी ऐसा बनाया है कि अगर आप कैश में ट्रांजेक्शन करोगे तो बहुत हालत ख़राब हो सकता है। अब अभी तो और भी इतना मीन्स गवर्नमेंट हमारा यूपीआई ट्रांजेक्शन ये सब के ऊपर इतना रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आ रहा है कि हम लोग ताकि हम लोग बैंक से ट्रांजेक्शन करें, यूपीआई ये सब करें, लेकिन फिर भी अगर हम लोग कैश में कर रहे हैं तो हमारे ऊपर पेनल्टीज आ सकता है। तो चलिए हम जानते हैं क्या क्या पेनल्टीज है। चलिए, सबसे पहले मैंने बात किया था कैश सेल। ओके, सेक्शन 269 ST ये बोलता है कैश रिसिप्ट लिमिट। इसका मतलब ये है अगर आप कैश में लेते हो किसी से, ठीक है, तो आप कितना ले सकते हो, 2 लाख इन कैश। इसका मतलब ये है कि आपने मुझे सामान खरीदा, ठीक है, नहीं आपने मुझे सामान बेचा, तो आप मुझसे कितना रुपया कैश में ले सकते हो। आप मुझसे 2 लाख तक का ही आप कैश में ले सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। अगर उससे ज़्यादा आपने लिया तो इक्वल अमाउंट का पेनल्टी लग जाएगा अंडर सेक्शन 271 DA। ओके, अब आपके मन में एक डाउट होगा, तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या, जैसे कि मुझे मैं आपने मुझसे मैं आपने मुझे माल बेचा तो अभी मैं आपको पेमेंट करूंगी, तो आप मुझे ऐसा बोल सकते हो ना, शीतल मैडम आप एक काम करो, आज आप 50,000 दे दो, कल आप 50,000 देना, और 1-2 दिन के बाद आप 1 लाख दे देना। तो पर डे तो आपका 2 लाख तो हुआ नहीं, है ना। तो वो क्या होगा, आपका लिमिट नहीं बैठेगा। लेकिन गलत है ये सेक्शन बोलता है सिंगल डे, सिंगल पर्सन, फॉर अ सिंगल इवेंट और अ सिंगल ट्रांजेक्शन। इसका मतलब यह है कि आपने कोई गुड्स मुझे बेचा, उसका कॉस्टिंग अगर 2 लाख 10 था, तो आप बाकी आप तोड़ तोड़ के क्यों ना दो,
आपका वो जो लिमिट 2 लाख है वो उसमें लग जाएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे, अब दूसरा एग्जाम्पल, आप मान लो आपने क्या किया, एक मैरिज किया। ठीक है, मतलब XYZ का मैरिज हुआ, उसका टोटल बिल था 35 लाख। ठीक है, मैंने बोला मैं पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज ये सब करवा दूंगी 35 लाख। आपने क्या किया, मुझे आज दिया 1.5 लाख, कल दिया 1.5 लाख, ऐसे कर करके कैश में देते गए। तो आप बोले पर डे तो सिंगल पर्सन को सिंगल ट्रांजेक्शन 1.5 लाख 1.5 लाख है, 2 लाख से तो नीचे है, तो हो जाएगा क्या? नहीं, ये सेक्शन बोलता है 1 डे 1 पर्सन सिंगल ट्रांजेक्शन फॉर 1 इवेंट। शादी तो एक ही बार होता है, तो वो 1 इवेंट है ना, तो 1 इवेंट के लिए भी आप तोड़ तोड़ के नहीं दे सकते। इसका मतलब ये है 1 इवेंट, जैसे शादी का मैंने बोल दिया था 35 लाख, तो आप भले ही इसको आप मुझे 1.5 लाख 1.5 लाख करके कैश में दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 इवेंट का पैसा भी आप जो है वो 2 लाख से ज़्यादा नहीं ले सकते। ठीक है, आप समझे ना, मतलब आपका कोई भी एक इवेंट का भी वैल्यू अगर 2 लाख से ज़्यादा है और आप चाहते हो कि 2 दिन आप तोड़ के दे दोगे, तो भी वो नहीं चलेगा, क्योंकि 1 इवेंट का अमाउंट भी अगर 2 लाख से ज़्यादा अगर कैश में आप ले रहे हो, ठीक है, तो ये सेक्शन आपके ऊपर लग जाएगा। डन। अब आगे हम सेल का बात करने के बाद, हम लोग क्या बात कर रहे थे, सेल के बाद, सेल हमने कर लिया, अब आ गया लोन। आप डिटेल में समझिएगा, मैं आपको इसके लिए आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल दे रही हूँ, ताकि आप ये डे टू डे लाइफ में अगर आपका साथ हो रहा है या कोई भी आपका फ्रेंड ये ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है, तो प्लीज़ उसको एडवाइस कीजिए कि ऐसा नहीं करने, नहीं तो आ सकता है इनकम टैक्स का नोटिस। और नोटिस आने के बाद आपको दौड़ना पड़ेगा सीए के पास, और सीए के पास खाली दौड़ना ही नहीं होगा, नंबर्स ऑफ नोटिस आता है, आपको रिप्लाई बनाना पड़ता है, सारे डॉक्यूमेंट साइन करो, कभी कभी पर्सनल हियरिंग भी होता है। तो ये सबसे बचने के लिए आप ये जो मैं वीडियोस बना रही हूँ उसको आप शुरू से एंड तक देखिए और अपडेटेड रहिए। हमारा मेन कॉन्सेप्ट ही ये है कि हम अपने क्लाइंट को अपडेटेड रखें और जितने भी जनरल पब्लिक है सबको अपडेटेड रखें। चलिए, आ गया दूसरा लोन। अब मैंने ये देखिए क्या लिखा है, टेकिंग जस्ट 20,000 इन कैश लोन कैन कॉस्ट यू 100% ऑफ पेनल्टी। अब ये क्या है मैं आपको बताती हूँ। आ गया, अब मैंने बात किया पहले हमारे पास पैसा आ रहा है, ठीक है, तो अगर आप लोन ले रहे हो, ठीक है, तो अगर आप लोन ले रहे हो तो आप कितना का लोन नहीं ले सकते, मतलब कितना तक आप लोन कैश में ले सकते हो, ठीक है, 20,000 से नीचे। इसका मतलब ये है कि आपको मैं अगर लोन दे रही हूँ, आपने बोला कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है शीतल मैडम आप मुझे दे दो, तो मैं अगर आपको लोन दे रही हूँ तो मैं 20,000 से ज़्यादा आपको कैश में नहीं दे सकती। सिंपल। अगर मैं पता चला कि मैंने आपको 20,000 से ज़्यादा अगर मैंने आपको कैश दिया है, तो मेरे ऊपर जो है ना, ये रहा, मैंने दिया है वो नहीं, आपके ऊपर, आपको मिला है ना, तो आपके ऊपर क्या आएगा, पेनल्टी 100%, 271D में। ठीक है, अब इसके ऊपर भी अभी जब लॉ बना है, मीन्स लॉ बोलता है 269SS बोलता है कि अगर आप कहीं पे लोन ले रहे हो, ठीक है, ये रहा लोन या डिपॉजिट आप किसी से ले रहे हो, ठीक है, 20,000 से ज़्यादा इन कैश या 20,000 तक, तो आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगा 100%। ये रहा, ठीक है, 271D के अंदर। तो आप सोचोगे तो एक काम करते हैं, मैडम आप मुझे एक काम कीजिए, आज 10,000 दीजिए, कल 10,000 दीजिएगा, फिर परसों 15,000 दे दीजिएगा। तो इससे क्या हुआ, घूम फिर के तो 10 10 10 दिख रहा है आपको, 20 तो हुआ नहीं। लेकिन यहाँ सिंगल नहीं है, यहाँ पे ऐसा है एक पर्सन से एग्रीगेट करके, मतलब 10 5 15 20 भी करके अगर आपका 20,000 से ऊपर हो गया तो आपके ऊपर ये सेक्शन लग जाएगा। क्लियर? तो इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी कोई भी पर्सन से अगर आप लोन ले रहे हो 20,000 से ज़्यादा इन अ कैश, तो भी आपके ऊपर रिक्स है, तो वो प्लीज़ ना करें। अगर आप लोन ले रहे हो, एक्चुअल में अगर आप लोन ले रहे हो तो प्लीज़ उसको वाया बैंक ही लीजिए। मैं एक चीज़ और बताती हूँ, अगर आप लोन वाया बैंक भी लोगे तो क्या होगा आपको पता है, आपके पास प्रूफ रहेगा कि हाँ वो पर्सन से आपने लोन लिया, और वो पर्सन के ऊपर ज़्यादा ऑथेंटिसिटी होगा कि हाँ उसने आपको लोन दिया है। ठीक है, नहीं तो क्या होता है कैश में आजकल हम लोग करते हैं ट्रांजेक्शन, तो क्या क्या बोला जाता है कि अच्छा आपने मुझे कब लोन दिया था मुझे तो याद नहीं है, आप प्रूफ करके दिखाओ, क्योंकि कैश में तो कुछ प्रूफ नहीं होता है। ठीक है, और उसके लिए आप अगर नोटरी बनाओगे, प्रैक्टिकल समझो, आपने मुझे लोन दिया, ठीक है, अब मेरा इंटेंशन नहीं है आपको देने का और आपने मुझे कैश में दिया, तो क्या आप मुझे सू कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके पास प्रूफ नहीं है। अब दूसरा चीज़, आपने क्या किया, कैश में दिया लेकिन आपने नोटरी करवा लिया, आप सू तो कर सकते हो, लेकिन इनकम टैक्स में आपको इक्वल अमाउंट का पेनल्टी देना पड़ेगा, तो फिर
लेके क्या हुआ, आपने 2 लाख मुझसे वसूल कर लिया और 2 लाख आप जाके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दे दिया, तो बात तो एक ही हो गया। तो प्लीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर अगर आप लोन का लेन देन कर रहे हो तो 20,000 से ऊपर ना करें। अब ये लोन, जैसे कि मैंने बताया कि आप लोन ले रहे थे, अब लोन देने में भी सेम ही है, ठीक है। ये सेक्शन है 261T। अगर आप रीपेमेंट कर रहे हो, जैसे कि मान लीजिए आपने क्या किया, मुझे लोन वापस कर रहे हो, तो आप भी मुझे 20,000 से ज़्यादा कैश में नहीं दे सकते, सारा बैंक टू बैंक होना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने लोन का भी बता दिया, यहाँ और यहाँ गिव एंड टेक दोनों ही, लेना या देना, 20,000 से ज़्यादा कैश में नहीं करना है। अगर हम करेंगे तो हमारे ऊपर 100% पेनल्टी लग सकता है। डन। अब आ गया बैंक में डिपॉजिट्स, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग विड्रॉ का भी बात कर लेते हैं। अगर हम लोग बैंक में ह्यूज अमाउंट कैश डिपॉजिट करेंगे, तो चलिए ये तो क्या है, इसमें आपका पेनल्टी तो नहीं है, आप कितना भी बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई पेनल्टी नहीं है। लेकिन बस बात ये है कि अगर हम लोग बैंक में डिपॉजिट करेंगे, ठीक है, तो एक अमाउंट के ऊपर हमारा एसएफटी रिपोर्टिंग होता है, ठीक है। और एसएफटी रिपोर्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बैंक, मीन्स इट इज़ मैंडेटरी फॉर अ बैंक टू रिपोर्ट दिस टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो इसका मतलब ये है, मैं आपको बता देती हूँ, अगर हम लोग सेविंग अकाउंट में 10 लाख से ज़्यादा अगर हम लोग डिपॉजिट करते हैं, या करेंट अकाउंट में 50 लाख से ज़्यादा अगर हम लोग डिपॉजिट करते हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बैंक रिपोर्ट कर देता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारे एआईएस में शो होता है कि आपने 10 लाख या 50 लाख जो भी हो करेंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट में आपने डिपॉजिट किया। तो अब हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताना पड़ता है कि अच्छा ये पैसा जो है वो मेरा सेल है, या फिर ये पैसा जो है मेरा XYZ से लाया है। अब तो आप लोन भी नहीं दिखा सकते, क्योंकि 20,000 से ऊपर तो लोन भी आप फंस जाओगे, और आप कितना ही दिखाओगे कि राम ने इतना दिया, श्याम ने, आपको क्या लोन ही मिल रहा है। तो इसका मतलब यह है कि वो अगर वो कैश डिपॉजिट एक्चुअल में आपका सेल का है तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, या अदर देन सेल है तो भी आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये रहा SFT ट्रांजेक्शन 285BA, सेविंग अकाउंट में 10 लाख, करेंट में 50 लाख। अब आ गया अगर हम लोग कैश विड्रॉ करते हैं तो, ठीक है। अब आ गया कैश विड्रॉ करने से सेक्शन आ गया, नहीं था वो, ये रहा 194N ऑफ TDS। अगर हम लोग कैश विड्रॉ करते हैं, जो अभी इनकम टैक्स एक्ट 2025 आने से हो गया है 393 सेक्शन नंबर, ये बोलता है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल हाफ मीन्स अदर देन कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर 1 करोड़ से ज़्यादा विड्रॉ करता है तो 2% TDS कटेगा, और अगर सोसाइटी या कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो 3 करोड़ से ज़्यादा अगर वो विड्रॉ करेगा तो 2% TDS कटेगा। इसका मतलब ये है, अगर आप बैंक में ज़्यादा ह्यूज अमाउंट कैश विड्रॉ करोगे तो आपके ऊपर TDS लग सकता है। इसके ऊपर पेनल्टी नहीं है, लेकिन एक सेम, अगर आप कैश विड्रॉ करें तो इसका मतलब क्या है, आपने कुछ इन्वेस्ट किया है, आपने कुछ परचेज किया है। तो अगर आप एक्सपेंसेस या परचेज जो भी हो, अगर आप कैश में 10,000 से ज़्यादा करते हो तो भी आपके ऊपर एक्सपेंसेस आपका डिसअलाउ हो जाएगा, और उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। तो अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि जो मैंने अभी ये बोला कि अगर आप 10, मान लो अगर आप कैश विड्रॉ करोगे, ठीक है, तो कैश विड्रॉ करने के बाद जो पैसा है वो भी तो आपको दिखाना होगा ना, कि मैंने ये पैसा जो कैश विड्रॉ के कहाँ कहाँ खर्चा किया है मैंने। तो वो भी अगर आप दिखाओगे कि 10,000 से ज़्यादा अगर आपने कैश में किया है खर्चा, तो आपके ऊपर पेनल्टी लग सकता है। तो ये कौन सा सेक्शन बताता है, वो ये सेक्शन बताता है, ये रहा 48(3), ये बताता है कोई भी अगर हम लोग कैश एक्सपेंसेस करते हैं किसको 10,000 से ज़्यादा, ठीक है, और 35,000 फॉर अ ट्रांसपोर्टर, ठीक है, तो वो एक्सपेंसेस डिसअलाउ हो जाएगा। और ये हमें कैश में किया तो, अगर आप चेक इलेक्ट्रॉनिक मोड में करते हैं तो कोई बात नहीं है, मैं तो यहाँ पे कैश का ही बात कर रही हूँ, ठीक है। और एक्सेप्शन दिया है, अगर एक बैंक टू दूसरा बैंक हो गया, ये सब हो गया, तब ये नहीं आएगा जहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटी है, ये सब नहीं आएगा। लेकिन मोस्टली हम लोग अभी जो एरिया में रहता है आजकल सब जगह ही बैंक फैसिलिटी है। तो अगर आप कैश एक्सपेंसेस कर रहे हो 10,000 से ज़्यादा इन कैश, तो आपका वो अमाउंट हो जाएगा डिसअलाउ, और आपके ऊपर लग जाएगा पेनल्टी, ठीक है, और टैक्स भी लग जाएगा। तो ये हो गया आपका बैंक डिपॉजिट बोल दिया मैंने, विड्रॉ बोल दिया मैंने, लोन बोल दिया मैंने, एक्सपेंसेस बोल दिया। अब आ गया इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, अगर हम लोग लैंड एंड बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत समय हम लोग ये देखते हैं कि लैंड एंड बिल्डिंग में जो है हम लोग
कुछ पैसा कच्चा भी पे करते हैं और कुछ पैसा मतलब पक्का में भी पे करते हैं। मीन्स XYZ ये सब मतलब जनरली जैसे मान लो स्टैम्प ड्यूटी इतना है, अगर 80 लाख है, ठीक है, तो उसका मार्केट वैल्यू तो कुछ और ही होगा, आपको भी पता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कैश में ट्रांजेक्शन करते हैं। तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि अगर आप लैंड एंड बिल्डिंग भी अगर आप परचेज कर रहे हो तो प्लीज़ कैश में 20,000 से ज़्यादा आपको पेमेंट नहीं करना है। अगर आपने 20,000 से ज़्यादा अगर आपने पेमेंट किया तो आपके ऊपर इक्वल अमाउंट का पेनल्टी लग सकता है, ठीक है। तो ये कौन सा सेक्शन बताता है, ये सेम वही 269 वाला सेक्शन बताता है, ठीक है। तो मैं इसको सम अप करती हूँ एक बार, ताकि आप कुछ भी अगर डाउट भी हो तो यहाँ से क्लियर हो जाए। अगर हम लोग कोई भी एक्सपेंसेस कर रहे हैं, ठीक है, 10,000 से ज़्यादा इन अ कैश, तो हमारे ऊपर इक्वल अमाउंट का मीन्स वो डिसअलाउ हो जाएगा और उसके ऊपर हमारा टैक्स लग जाएगा, ठीक है। ये ना, ओके। अब आ गया, अगर हम लोग लोन या एडवांस किसी को दे रहे हैं तो 20,000 से ज़्यादा हमें कैश में नहीं देना है, नहीं तो 100% पेनल्टी लग जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग लोन ले भी रहे हैं, ठीक है, 20,000 से ज़्यादा इन कैश हम लोग नहीं ले सकते, मतलब लेना देना 20,000 से ज़्यादा नो, ठीक है। अब आ गया, अगर हम लोग कुछ कैश सेल कर रहे हैं या कुछ भी फंड अगर हम लोग ले रहे हैं, मीन्स मान लो NGO ये सब है, अगर डोनेशन भी ले रहा है तो 2 लाख से ज़्यादा आपको कैश में नहीं लेना है, ठीक है। अब आ गया, और अगर आपने कैश विड्रॉ किया है, ठीक है, तो 194N जो अभी सेक्शन हो गया 393, इसके अंदर आपका TDS कट जाएगा। 1 करोड़ के ऊपर होते ही आपका 2% कट जाएगा। ये एक अच्छा बेनिफिट क्या है मैं आपको बताती हूँ। पहले इनकम टैक्स 1961 में क्या होता था, अगर आपने ITR नहीं फाइल किया तो 20 लाख के ऊपर होते ही आपका TDS कटने लग जाता था, लेकिन अभी ITR फाइल करने से 1 करोड़ होने से आपका फिर कटता था। लेकिन 393 बोलता है कि आप ITR फाइल करो चाहे ना करो, अगर 1 करोड़ पार होगा तभी आपके ऊपर 2% TDS कटेगा। ये एक अच्छा चेंजेस लाया है। और आ गया सेक्शन 285BA रिपोर्टिंग। अगर आप कैश डिपॉजिट करते हो सेविंग में 10 और करेंट में 50 तो आपका रिपोर्टिंग हो जाएगा और वो आपको AIS में शो कर देगा। तो उसमें आपको बताना पड़ेगा क्या इनकम है, कहाँ से आपने लेके आया। अब मैं एक चीज़ बताती हूँ, आप ये सोचोगे साइड में मैंने 36,185 क्या लिखा है, ये मैंने आपको ये इसलिए लिखा है क्योंकि अभी जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 आया है उसमें आपका ये जो 40 है वो 36 हो गया, 269, 185, 186, 187, ये आपको इतना नहीं जानना है। बस ये मैं अपने क्लेरिफिकेशन के लिए मैंने बता दिया कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 में ये है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम मोटिवेटेड रहे आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए। धन्यवाद।